एवरीबॉडी। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ाए थे वो इंट्रोडक्शन था, और आज के वीडियो में जो है वो सेट्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को। और बहुत अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, एकदम सिंपल बात को मैंने लिखा है और सिंपल चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेट्स के बारे में। सेट, ये सेट है। सेट जो है सो हम लोग बोलचाल के भाषा में सेट से बिल्कुल रूबरू है। अब पूछोगे सर कैसे, तो हम लोग दुकानदार के पास बहुत सारे यूज किए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख के आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते हैं कि हमको टी सेट दीजिए, बेड सीट दीजिए, बेड सेट दीजिए, है ना। तो टी सेट में जैसे हम टी का सेट मांगते हैं, तो जो चाय बनाने वाली जो सामग्री है उस सामग्री को वो पैक करके आपको दे देता है, जो पिछले वीडियो में थोड़ा चर्चा किए थे। तो टी और ये सेट, बेड सेट, तो किचन सेट। तो इस वर्ड से हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो आखिरकार इसको जो है हम लोग किस तरीके से मैथमेटिक्स में इसका यूज किया गया, जो हमारे जीवन में यह एक प्रैक्टिकल रूप धारण किया, उसी के बारे में आपको हम समझाना है। मैंने पहले ही बोला था कि मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ। तो हमारा जो जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन जो है, वही जीवन मैथमेटिक्स है। तो मैं इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, गौर से समझेंगे, एक एक चीज क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सेट आखिर है क्या। सेट का जो डिफिनीशन है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट बोल सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे लिख के छोड़ देंगे। यानी एकदम सिंपल डिफिनीशन लिखेंगे, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बस इतना लिखना है। तो आपके दिमाग में ए सेट तो आपको पता ही है कि किसी वस्तु को संग्रह करना है, लेकिन संग्रह करने का जो सिस्टम है वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मीन्स आपको पता है काके की, और ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु। ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु। ये वस्तु कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकता है, पेन हो सकता है, मार्कर हो सकता है, कलम हो सकता है। दुनिया में जो वस्तु को आप देख रहे हैं वो सारे सामग्री हो सकते हैं, इसलिए इसको मैंने ऑब्जेक्ट्स लिख दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड क्लियर मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा वीडियो में किया था, आज मैं उसका विस्तार बताने वाला हूं। वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड होता क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है समुचित परिभाषा, ऐसी परिभाषा जिस परिभाषा की कोई काट न हो, उस परिभाषा को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। तो संग्रह में आप किसी भी चीज का संग्रह कर सकते हैं, तो हमें समझना है उस बात को। वेल डिफाइंड कलेक्शन, यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम समझाते हैं पहले। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है कि जो मनुष्य किसी बात को बोल रहा है, वही बात कोई दूसरा मनुष्य बोले
तो उसमें कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये है, अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई ए आदमी है और यहाँ पे कोई बी आदमी है। ए ने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, समझेंगे इस बात को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और बी से भी पूछा गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, गौर करेंगे इस बात, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो ए से जो पूछा गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, तो ए ने ये जवाब क्या लिखेगा कि ए का जवाब होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो बी का भी जवाब यही होगा, बी का भी जवाब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो ए का जो रिजल्ट है वही बी का रिजल्ट है। अगर सी से भी पूछा जाता, कोई सी होता और उससे भी पूछा जाता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सी भी जवाब यही देता 1 2 3 4 5 इस तरीके से। मतलब न तो अंतर ए में है, न बी में है और न सी में है। यानी दुनिया के किसी भी आदमी से नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जाए तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया कि द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन विल नॉट बी चेंज। ए के लिए जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर भी यही आया, बी के लिए भी क्वेश्चन किया आंसर यही आया, सी के लिए भी क्वेश्चन किया आंसर यही आया। पर्सन टू पर्सन रिजल्ट विल नॉट बी चेंज। दिस स्टेटमेंट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं कलेक्शन करना सिखा रहा हूं। अब रही बात कि अब इसके हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, और इसको सेट का रूप अभी नहीं है, ये अभी ये सेट नहीं है। मैंने वेल डिफाइंड कलेक्शन को दिखाया है, एक एक पॉइंट को समझेंगे यहां पर। अब यहां आइए, फिर मैंने लिखा कि सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा, डी ई एफ जो भी होगा वो आपका इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होगा। सेट को लिखने से पहले आप ए बी सी डी से डिनोट करोगे, तो डिनोट करना सीख गए। अब तीसरी पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना होगा कि द एलिमेंट ऑफ सेट ऑलवेज इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस, ब्रेसेस को हम लोग ब्रैकेट भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका ब्रेसेस होता है। तो कर्ली ब्रेसेस विथ कॉमा, एलिमेंट जो होगा सेट का उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, और विथ कॉमा, प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा हो जाएगा, तब जाके एक संपूर्ण सेट का निर्माण होगा। तो सेट के लिए क्या क्या चाहिए? तो सेट के लिए पहला टर्म कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, दूसरा टर्म कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो डिनोट करेंगे वो ये होगा, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ सेट ऑलवेज इन कर्ली ब्रेसेस विथ कॉमा। यानी कि ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, कॉमा आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो मेरे भाई समझेंगे, ध्यान दीजिए, यहीं पे बच्चा मिस करता है, समझेंगे, बच्चे यहीं पे मिस करते हैं बार बार। मैं आपको बता दूं कि बच्चे मिस कहां करते हैं, सेट के बारे में उनको प्रैक्टिकल पता ही नहीं होता है। अब हम लोग तो भाई सीधा सीधी सेट पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको सीधा नहीं प्रैक्टिकल पढ़ना है। सेट तभी कंप्लीट होगा जब
वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। पहला डिनोट करना होगा कैपिटल लेटर, दूसरा रखना होगा एलिमेंट को कर्ली ब्राइसेस में, और चौथा कॉमा के लगा के। यानी कि ये तमाम चीज मतलब ये 4 पॉइंट्स अगर किसी चीज को कवर अप करता है तो जाके सेट तैयार होता है। अगर इस 4 में से कोई एक चीज नहीं हुआ तो आपका सेट कंप्लीट नहीं होगा। अब क्या ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है? गौर कीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सर आप बोलोगे कि नहीं सर, नहीं है। अब हम तो लिख दिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये नहीं है। कॉमा तो है, एलिमेंट भी है, क्या नहीं है सर? वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि ए का स्टेटमेंट, बी का स्टेटमेंट और सी का स्टेटमेंट तीनों इक्वल है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कॉमा है, कैपिटल लेटर से डिनोटेड है। तो है क्या? तो नहीं क्या है सर? सर एक चीज नहीं है। एक चीज मिल गया, 2 चीज मिल गया, 3 चीज मिल गया, चौथा इसमें क्या बच रहा है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। चौथा बच रहा है भाई मोरे कर्ली ब्राइसेस। ये कर्ली ब्राइसेस नहीं है, और जैसे ही हम इसमें कर्ली ब्राइसेस डाल देंगे दिस इज कॉल्ड सेट हो जाएगा। अब ये दिस इज सेट हुआ, अब ये सेट कंप्लीट हुआ। बी के लिए भी सब कुछ है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है, सेट होगा नहीं होगा कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। ये भी सेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। अब जाके ये कंप्लीट सेट हुआ। अब इसको हम पढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट विल नॉट बी चेंज। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का सेट हुआ। कोई कंफ्यूजन है? आप लोग बिल्कुल शास्त्र समझ चुके होंगे कि सेट के निर्माण में 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते किसको हैं? द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन टू पर्सन विल नॉट बी चेंज। पर्सन टू पर्सन स्टेटमेंट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये एकदम से याद कर लीजिए। जो यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया, ए के स्टेटमेंट, बी का स्टेटमेंट और सी के स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ये है। वेरी गुड। अब कैपिटल लेटर से डिनोट करना है सेट को। देखिए कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया, और मुख्य बात यह है कि ऑलवेज इसमें कर्ली ब्राइसेस होनी चाहिए विथ कॉमा। कर्ली ब्राइसेस है विथ कॉमा है तो सेट कंप्लीट है, दिस इज कॉल्ड सेट। अगर मैं केवल ये लिख दूं a इज इक्वल टू 1579, क्या ये सेट है? सेट है। कर्ली ब्रैकेट्स तो यहां है, लेकिन ये बंद नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। बी में एग्जाम्पल देता हूं मैं, बी एग्जाम्पल लेता हूं और इसको लिखते हैं 2 4 6, है ना, और इधर भी मिटा देते हैं। क्या ये सेट है? नो सर, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, क्योंकि 4 चीज इसमें मौजूद नहीं है, तो ये सेट नहीं है। यानी अब आप पहचान जाओगे कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। अब ये जो लिखने की जो तरीका हुआ, सेट को जो लिखा जाता है वो 2 फॉर्म में लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का जो रूपरेखा है वो 2 है। 2 तरीके से सेट को हम लोग लिख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आपको बता दूं कि फॉर्म जो है वो टॉबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसको 2 तरीके से लिखा जाता है, टॉबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म होता है बिल्डर फॉर्म। तो भाई मेरे टेंशन नहीं लेना है, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म।
यानी जो ये फॉर्म लिखा गया है इसी फॉर्म को हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। अब आ गई बिल्डर फॉर्म की बात, तो बिल्डर फॉर्म भी समझा देते हैं। अब इसको क्वेश्चन कैसे देते हैं, एग्जामिनेशन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम नेचुरल नंबर लिखना है, उसका सेट बनाना है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से, तो a इक्वल टू लिख दिया और 1 2 3 4 लिख दिया। 10 से कम, तो 10 से कम तो 9 तक ही होता है ना, 9 तक लिख दिए। कैपिटल लेटर से है डिनोटिंग किया हुआ, कॉमा है, कर्ली ब्रैकेट है, एलिमेंट्स है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कर्ली ब्रैकेट है, कॉमा है, कैपिटल लेटर है। 4 चीज मिला कि नहीं मिला, कैपिटल लेटर देखिए गिनिए, कैपिटल लेटर, कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट, कॉमा, चारों मिल गया, इसीलिए सेट हो गया। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। दूसरी चीज सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल बदलने वाला चीज नहीं है, ये वोवेल जो 5 गो ए ई आई ओ यू है वो हमसे पूछो या दुनिया के किसी भी इंसान से पूछो वो बदलेगा नहीं। तो वेल डिफाइंड तो ये है, कर्ली ब्रैकेट है, एलिमेंट्स है और कॉमा भी है, अर्थात ये भी सेट है। और ये सेट ऑफ आपका क्या हुआ, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हुआ। इस रूपरेखा में जो लिखा जाता है इसी रूपरेखा को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेट ऑफ टॉबुलर फॉर्म। सेट ऑफ टॉबुलर फॉर्म, टॉबुलर फॉर्म। कोई कंफ्यूजन है? तो इसी रूपरेखा को हम लोग सेट ऑफ टॉबुलर फॉर्म बोलते हैं। जो इस रूप में लिखा रहेगा, टॉबुलर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो टॉबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी हमने लिखना सीख गया। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन नहीं है, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन नहीं है और बिल्डर फॉर्म कौन है, इसके बारे में आपको हम बताएं। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है वो कैसे जानिए, यानी कि पर्सन टू पर्सन स्टेटमेंट विल बी चेंज। पर्सन टू पर्सन, इफ पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन स्टेटमेंट, will be changed, then it cannot set, तो यह सेट नहीं हो सकता। तो समझेंगे, इफ पर्सन टू पर्सन स्टेटमेंट विल बी चेंज देन इट कैन नॉट सेट। अगर पर्सन से पर्सन स्टेटमेंट चेंज होने लगा तो वो सेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेल डिफाइंड होगा नहीं। अब मैं से मान लो मैंने आपको बोला कि to find the collection of five most beautiful girl in India. To find the collection of 5 most beautiful girl in India. ठीक है,
तो 5 ब्यूटीफुल गर्ल की आपको कलेक्शन करना है इंडिया में। तो इंडिया में जो कलेक्शन करना है वो विभिन्न लोगों के द्वारा, जैसे ए कोई कलेक्शन करता है तो ए का जो कलेक्शन है वो 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल के लिए लिख देता है कि नाम है भाई सोनम, उसके बाद रानी, रेखा, कुछ भी है ना, रेखा, उसके बाद अंजलि, उसके बाद है श्वेता, चाहे जो भी हो, है ना। इस तरीके से इसको S1 कर दीजिए, इसको S2 कर दीजिए, इसको R1 कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए। अब चलिए, ये ए कोई पर्सन है जिसके द्वारा ये कलेक्शन किया, बी के द्वारा कलेक्शन कीजिएगा तो निश्चित तौर पर अलग अलग नाम हो जाएगा, कुछ अलग कर देगा, ये कर देगा ABCDE, 5 गो अल्फाबेट है तो 5 गो तो नाम किसी से हो सकता है, या लिख दिया अंकिता, उसके बाद है कुछ भी, जो भी आपको मन करता है वो आप समझ लीजिए, इसको नाम है। तो इसके द्वारा जो है बी के द्वारा कुछ और कलेक्शन हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब सोचिए कि एक जो कलेक्शन किया है वो 5 लड़की का ऐसा कर दिया, बी का कलेक्शन 5 का ये हो गया। अब कोई सी पर्सन होगा उसके द्वारा कुछ और कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी लड़कियां हैं। अब जिसको जो सुंदर लग रहा है वो भाई कह देगा कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल है। किसी ने कह दिया ऐश्वर्या राय, काजोल, रवीना टंडन, पुष्पा टंडन वगैरह वगैरह, 5 गो बोल देगा, उसको जो अच्छा लगेगा वो बोल सकता है। तो भाई पर्सन ए के द्वारा अलग कलेक्शन हो गया, बी के द्वारा अलग कलेक्शन हो गया, सी के द्वारा अलग कलेक्शन हो गया, और ये कलेक्शन अलग अलग होना शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब कि ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, और जिसका वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। क्लियर? यानी अब आपसे हम पूछते हैं कि टू फाइंड द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट इंटेलिजेंट पोएट इन इंडिया, कलेक्शन होगा क्या, सेट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे कलेक्शन वैरी कर जाएगा, और वैरी कर जाएगा तो वो सेट नहीं होगा। मैंने पूछा टू फाइंड द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट बॉयज इन योर क्लास। अब शॉर्ट बॉयज इन योर क्लास मैंने पूछ दिया, तो आपके क्लास में छोटे बच्चे का कलेक्शन करना है। जरा सोचिए कि छोटा बच्चा का अगर आप कलेक्शन कीजिएगा तो कोई ए आदमी होगा, उसके द्वारा 5 अलग अलग पर्सन हो सकता है, बी के द्वारा 5 गो अलग छोटका छोटका बच्चा हो सकता है। मतलब हाइट से, लंबाई से, ऐसे चीज है जिसका कलेक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। शॉर्ट बॉयज करने के लिए कहेगा मेरे द्वारा शॉर्ट बॉयज 5 गो कोई और हो सकता है, आपके साथी के द्वारा 5 गो कोई और हो सकता है। मतलब पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, यानी यहाँ कलेक्शन ऑफ सेट नहीं होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, शॉर्ट बॉयज, लॉन्ग बॉयज, है ना, इस तरीके का जो स्टेटमेंट आपके सामने लागू होता है वो आपका कलेक्शन नहीं हो सकता है। गुड स्टूडेंट इन इंडिया, आपसे पूछेगा टू फाइंड द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन इंडिया, तो क्या आप उसका कलेक्शन कर सकते हैं? कर सकते तो हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वैरी हो जाएगा, और पर्सन टू पर्सन वैरी होगा तो कलेक्शन ऑफ सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि अगर ये 4 टर्म में से कोई एक टर्म भी अगर नहीं है तो वहां सेट नहीं होगा। दैट्स क्लियर? तो आपको ये समझ लेना होगा कि सेट में ये 4 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इस 4 चीजों से जो सेट का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्म जो तैयार हुआ, वो कितने फॉर्म तैयार हुआ? 2। पहला सेट ऑफ टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म जो स्टेटमेंट कहा जाता है, उस स्टेटमेंट को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, वो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। और बिल्डर फॉर्म जो होता है, जो लिखा हुआ है उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग सेट ऑफ
बिल्डर फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं और सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में मैंने लिख दिया कि इफ ए इज इक्वल टू, सेट है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको लिखना है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में। तो ये एलिमेंट जो है, यह एलिमेंट किसकी क्वांटिटी है वो पता हमको नहीं है। तो इस क्वांटिटी को जो हम रिप्रेजेंट कर देंगे बिल्डर फॉर्म के रूप में, मतलब इसको लैंग्वेज के रूप में जो रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपका सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। चलिए देखिए, यहां पर इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि इसको किस स्टाइल में लिखा जाता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। या इसको दूसरे स्टाइल में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और इसका तीसरा स्टाइल क्या है वो भी आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज इसमें जरूर दीजिएगा, अगर यह ए के है तो यह किसके सेट का है? ए का सेट का, और ये भी ए का ही सेट है, इसीलिए ए देना मत भूलिएगा। ये स्टाइल बदल जाएगा लेकिन ए जो संख्या है वो आपका नहीं बदलेगा। अब इसको क्या लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स किसकी संख्या है? नेचुरल नंबर की संख्या। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, कॉमा दीजिएगा, वेयर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस साइन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट माने सदस्य। यह एन जो है, ये स्मॉल एन जो है, नेचुरल नंबर का सदस्य है। यानी इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। मतलब यह नेचुरल नंबर का स्मॉल एन जो है से क्या है? एलिमेंट्स है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में ये इसका क्या हुआ? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन। यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। सिंपल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। ठीक है? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिमाग में सेट हुआ, ये सिंबल है इसीलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। कंफर्म हो गया? तो ये दिमाग में आप लोग फिट कर लेंगे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? रोस्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म इज कॉल्ड सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। यहां तक क्लियर है? अब ये लिखना तो हम लोग जान गए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अगर सेट ए है, अब इस सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये ए का क्या है? एलिमेंट्स है। तो 1 जो है वह क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट ए है। 2 क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट ए है। 3 क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट ए है। यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसके बारे में क्या पढ़िएगा? 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बाय द वे, अगर हम लोग लिखते हैं ऐसा, कुछ डिनोट कर देते हैं कि 3 दिस नॉट ए, इसको क्या पढ़िएगा? इसको जो हम लोग पढ़ेंगे कि 3 एलिमेंट सेट ए का नहीं है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये आपको समझ लेना होगा कि जो इसका सदस्य होता है, इसका सदस्य को ही हम लोग एलिमेंट कहते हैं। अगर है तो एलिमेंट्स, नहीं है तो नॉट एलिमेंट्स। ये आपको लिख देना होता है और काम हो जाता है। तो आपको कहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स
इफ सेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसे देगा कि इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और कहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स एलिमेंट्स एंड नॉट एलिमेंट्स। क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट में कि 5 डॉट डॉट ए, 6 डॉट डॉट ए, 8 डॉट डॉट ए, 11 डॉट डॉट ए, 13 डॉट डॉट ए वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ रह सकता है। तो इसमें फिल करना है दो सिंबल को, इसको और इसको। तो देखिए जो सेट ए है उसका एलिमेंट खोजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो यहाँ 5 है, तो जो होता है उसके लिए क्या सिंबल बताए हैं, एलिमेंट का। जो नहीं होता है उसके लिए क्या एलिमेंट बताए हैं, नॉट एलिमेंट का। तो इस सेट का एलिमेंट 5 है, यस सर, तो यहाँ पर क्या भराएगा, एलिमेंट। 6 है तो लिखेंगे एलिमेंट, 8 है एलिमेंट। 11 खोज के देखिए 9 तक ही है, 11 तो है नहीं, तो यहाँ पर नॉट एलिमेंट्स। 13 नहीं है, नॉट एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कि कौन है और कौन नहीं है। तो ये ए का क्या हुआ, एलिमेंट्स हुआ, है तो एलिमेंट्स लिखिएगा, नहीं है तो नॉट एलिमेंट्स लिखिएगा। तो ये आपका सेट का फॉर्म हुआ। अब इस सेट के फॉर्म के बाद आपको हम बताए थे टाइप्स पढ़ना है, तो सेट का जो टाइप्स पढ़ना है वो आपको हम बता देंगे। चलिए, तो आपको हम लोगों ने जो बनाया है, अभी जो बताए हैं आपको, सबसे पहले तो डिफिनीशन बताएं, उसके बाद डिफिनीशन के बाद कलेक्शन बताया, उसका फॉर्म बताया। मैंने बोला था चौथा टर्म पढ़ाएंगे और सेट समाप्त हो जाएगा। ये चौथा टर्म था आपका टाइप्स ऑफ सेट, और ये टाइप्स ऑफ सेट में आपको जो पढ़ना है नल सेट, इम्पटी सेट, जीरो सेट, ये तीनों एक ही नाम है। आप नल सेट से बुलाओ, इम्पटी सेट से बुलाओ या जीरो सेट से बुलाओ, ये तीनों एक ही सेट का नाम है। नल सेट और इम्पटी सेट और जीरो सेट और अवॉइड सेट, बहुत सारा सेट का इसका नाम है, एक ही चीज है। तो इसको देखने से आपको घबराना नहीं है। दूसरा हो गया आपका पावर सेट, तीसरा हो गया फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सिमेट्रिक सेट, सिंगलटन सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। ये कुल मिला के 15 टाइप्स के सेट होते हैं, और ये 15 टाइप्स के सेट में बहुत आपको हम सिंपल बताएंगे कि आपको टेंशन नहीं हो। अब यहां पर आप देखिए, पहले लिखा हुआ है नल, इम्पटी और ये जीरो। इस तमाम वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि नल मतलब खाली, इम्पटी का मतलब भी खाली, और जीरो जहां जीरो होते हुए भी कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसे सेट को हम लोग नल सेट कहते हैं। सीधे तौर पे आपको समझ लेना है, वर्ड से क्लियर है कि आपको नल सेट किसको कहते हैं। तो आप एकदम बच्चा वाली बात लिख दीजिएगा, नल सेट लिखिएगा जिस सेट के पास कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। ए सेट हैज नो एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ए सेट हैज नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, नल सेट या जीरो सेट। इम्पटी सेट, इट्स डिनोटेड बाय हाई या करली ब्रैकेट लिख दीजिएगा, और उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। जो खाली है, उसके पास कुछ नहीं है,
वो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। बस सिंपल। यानी कि अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तभी वो सेट है, लेकिन उस सेट को क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। दूसरा हो गया आपका पावर सेट। तो नल सेट को अगर हम करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो बन जाएगा पावर सेट। यानी कि द फॉर्म ऑफ फाई इन करली ब्रैकेट इज कॉल्ड पावर सेट। सिंपल। अब यहां पर देखना है कि फाई जो होगा वो कभी बराबर इसके नहीं होगा। ये दोनों से आपको एक थ्योरी बन जाता है कि फाई इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका नल सेट है और ये आपका पावर सेट है। तो दोनों बराबर तो हुआ नहीं। तो ये आपका नल सेट हो गया, ये आपका पावर सेट हो गया। यानी दो सेट की कंपैरिजन में जिसके पास एलिमेंट नहीं होगा उसको बोल देंगे नल सेट, और अगर नल सेट को करली ब्रैकेट में डाल दोगे तो बन जाएगा पावर सेट। अब यहां पर तीसरा हो गया फाइनाइट सेट। तीसरा हो गया आपका फाइनाइट सेट, यानी जिस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। A set has finite number of element is called finite set। यानी जिस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल में आपको हम समझा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है वो ध्यान दीजिए। अब फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू 100 टर्म्स। मतलब 1 से लेके 100 तक। तो 100 इसका अता पता है। तो जिस सेट का अता पता है 100 लिख दिए। अगर यहीं पे तो ये सेट क्या होगा? ए जो सेट है वो क्या है? फाइनाइट सेट है। बी के बारे में कहते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 टू 1000 टर्म्स। तो यह क्या हो जाएगा? बी आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। सी के बारे में अगर हम कहते हैं कि आपका 1 3 5 7 9 डॉट 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 टू 10,000 या 1 लाख कर दीजिए, 1 लाख टर्म्स। ये भी आपका क्या होगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। समझने की जरूरत है। यानी जिस सेट का अता पता हो, जिस सेट का अता पता हो उसको बोलेंगे फाइनाइट, और जिस सेट का अता पता नहीं, बिल्कुल लापता हो जाए तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या है? 100 तक पता है, यहाँ पर 1000 तक पता है, यहाँ पर 1 लाख तक पता है, इसीलिए फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर इसके अंत में कुछ नहीं लगा होता तो इनफाइनाइट सेट हो जाता। अर्थात ये चौथा टर्म जो हम लोगों ने बताया इनफाइनाइट सेट, क्या डिफिनेशन लिखेंगे? ए सेट हैज इनफाइनाइट number of element। A set has infinite number of element is called infinite set। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो एग्जांपल देख लीजिए इसका। A is equal to फर्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, टू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। दूसरा A is equal to 1 2 3 4 5 डॉट 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 2 4 कर दीजिए, 2 4 6 डॉट 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 टू इन्फिनिटी कर दीजिए। मतलब अंत का जो है वो पता नहीं है।
पहले 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, सऊदी अरब अगर होता है तो फाइनाइट सेट हो जाता है। लेकिन जिसके बारे में कोई अता पता नहीं होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे आपको एग्जांपल मैं बता दूं, मैं कहता हूं कि आप गांधी सेतु पुल के पास जाओ या गांधी सेतु पुल पे जाओ, तो गांधी सेतु का अता पता है, आप चले जाओगे। मैं बोलता हूं गांधी मैदान जाओ, तो गांधी मैदान आपको पता है, चले जाओगे। मैं कहता हूं आपको जहानाबाद जाओ, जहानाबाद चले जाओगे। आपको कहता हूं रोहतास चले जाओ, रोहतास चले जाओगे। आपको कहते हैं समस्तीपुर चले जाओ, समस्तीपुर चले जाओगे। अगर मैंने कहा कि पूरब की ओर जाओ, तो पूरब की ओर कहाँ जाओ, पता नहीं है। कहते हैं पश्चिम की ओर जाओ, पता नहीं है पश्चिम की ओर कहाँ जाए। यानी कि अगर कोई प्लेस, थिंग्स या किसी चीज का निश्चितता है उसको बोलेंगे फाइनाइट, जिसकी निश्चितता नहीं है उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। तो ऐसे करके हम सारे सेट्स के बारे में बताएंगे। तो आज जो आपको मैंने कुल मिला के 4 सेट्स के बारे में बताया है, इस 4 सेट्स पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाओगे तो बन जाएगा। तो हम ज्यादा नहीं बताएंगे ताकि आपको फिर आगे चल के कंफ्यूजन हो, इसीलिए जो है से हम आगे आपको नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही पर रखेंगे। और इस पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइएगा। जो नहीं बनेगा उसको जो है सो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने फिर से आप बताया हूँ 7677194582। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, आपका क्वेश्चन जो फंसेगा वो हम बता देंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर इससे भी नहीं कंफ्यूजन दूर होगा तो फिर आपको हम ऑनलाइन कनेक्ट होके, फेस टू फेस कनेक्ट होके आपको उसके बारे में समझाएंगे। तो हमें ज़्यादा क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को देखना है, सबसे पहले वीडियो खोलिए, वीडियो देखिए, वीडियो को समझिए कि क्या पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया। और आप बुक जरूर से खरीद लीजिए। बुक जो है कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक को खरीद लेना है और बुक को चैप्टर वाइज एक एक एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करना शुरू करना है। सेट थ्योरी को सॉर्ट आउट कीजिए और उसका जो प्रॉब्लम फंसता है मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, उसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे और भेजेंगे। उसके बाद आपको और भी कंफ्यूजन होगा तो उसको हम बताएंगे। तो आज इतना पर आपने क्या सीखा, कितना आपसे क्वेश्चन बना, वो आपको देखना है। यहां से एक एक्सरसाइज कंप्लीट आपका हो चुका सेट थ्योरी का, एक एक्सरसाइज का कंप्लीटेशन मैंने करवा दिया। अब इसको आप कितना इसमें अचीव किए हैं वो आपको देखना है और आप उसको हमको शेयर कीजिए और बताइए कि फीडबैक भी हमको दीजिए कि कितना आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं इसमें क्या हमसे त्रुटि है। वो तमाम चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मैं नहीं होने देना चाहता हूं। इसीलिए आप लोगों से मैं शेयर करूंगा सारी बात। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी भगवान से दुआ है कि जिस लक्ष्य के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति हो और जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका एक सही रिजल्ट मिले। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कीजिए कि लॉकडाउन अवधि में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़े और अपने उज्जवल भविष्य जो है उसको बनाए। तो आज हम इतना ही तक कहेंगे और इसको लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं वो आपको लिंक आराम से मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।